सभी को आवाज आ रही है? देवव्रत जी, सभी एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। देवव्रत जी, पुष्पा जी, लक्ष्मी जी, तन्मय जी, रिंकी जी, रेखा जी, सुरभि जी, मधु जी, अंजनी जी, रंजीत जी, सीमा जी, सभी को ठीक से आवाज आ रही है? विनय जी, सभी को प्रणाम। हम जो है यहाँ तक पढ़ चुके थे, कीर्ति पताका तक। हमने इससे पहले पढ़ा था कि कीर्तिलता की जो है हमें पुस्तक कहाँ से मिले? नेपाल से मिले। नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से। किसने ढूंढी थी? हरप्रसाद शास्त्री ने। और कीर्ति पताका के सूचना मात्र मिलते, यानी कि वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। और हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, जो जो काव्य भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों तो तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। शारंगधर के पदों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। तो सारंगधर और कीर्तिलता यानी कि विद्यापति और सारंगधर, इनमें क्या प्रमाण मिलता है कि हमें तत्सम तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द रखने में फिर हिचकिचाहट नहीं होने लगी किसी को, कोई भी लेखक को, क्योंकि भाषा जो है अपभ्रंश से आगे बढ़कर देश भाषा में आ गई। जब से देश भाषा में आ गई तो तत्सम शब्द रखने में किसी को शर्म नहीं आती थी, किसी को झिझक नहीं होती थी कि मैं तत्सम शब्द रखूं। तो ये बात जो शुक्ल जी कह रहे हैं, और उसमें प्रमाणों के लिए बता रहे हैं कि शारंगधर और विद्यापति की कीर्तिलता में इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इसके आगे हम पढ़ेंगे। काव्य रचना के लिए भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर उन्मुख हो रही थी, जिसमें भाषा में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से अपभ्रंश के 3 रूप मिलते हैं। तो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो हम आदिकाल देखते हैं, तो आदिकाल में क्या है, अपभ्रंश भाषा आती है, और अपभ्रंश से भी धीरे धीरे जो है आगे कौन सी भाषा आने लगती है? देश भाषा। तो पुरानी व्यापक काव्य भाषा, इसका ढांचा शौर श्रेणी प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। सिद्धों की भाषा यही थी, तो इसे पश्चिमी हिंदी कहा जाता है। तो पहला कौन सा रूप है इसमें? पहला है पुरानी व्यापक काव्य भाषा। इसमें क्या है? शौर श्रेणी। एक तो शौर श्रेणी से युक्त जो है अपभ्रंश है। अपभ्रंश अर्थात जो ब्रज और खड़ी बोली
ब्रज और खड़ी बोली से मिश्रित जो है वो अपभ्रंश, जिसका प्रयोग सिद्ध करते थे। और दूसरी सदुकड़ी, इसका ढांचा खड़ी बोली लिए ही राजस्थानी था। नाथों ने इसका प्रयोग किया। शारंगधर और विद्यापति के प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त होने की प्रक्रिया की शुरुआत का परिचय देती भाषा इसका सर्वाधिक प्रधान लक्षण तत्सम शब्दों में प्रयोग में घटता संकोच था। तो तत्सम में घटता संकोच था किसके लिए कह रहे हैं? सदुकड़ी भाषा के लिए। किसके लिए? सारंगधर के लिए। सारंगधर और विद्यापति ने किस भाषा का प्रयोग किया था? जिस भाषा में तत्सम शब्द हो। अपभ्रंश छोड़कर देश भाषा में तत्सम शब्द को लेना। तत्सम शब्द कहाँ से आते हैं? संस्कृत से। संस्कृत से सीधे शब्द जो हम लेते हैं उसे तत्सम कहा जाता है। जैसे शब्द है गुरु, गुरु जो शब्द है संस्कृत से आया है। जैसे परीक्षा शब्द है आपका, परीक्षा गुरु जो कहाँ से आया है? वो भी आया है संस्कृत से। संस्कृत से सीधा हम हिंदी में भी परीक्षा की शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो तत्सम शब्द है। उसे पहचानने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तत्सम संस्कृत में भी स आता है और ये तत्सम में भी स आता है। स से आपको याद रखना है। और दूसरा होता है तद्भव, जो तत्सम शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप होता है। उसे बदलकर, जैसे हस्त का हाथ हो गया, उस प्रकार से जो है बदलकर शब्द जो आते हैं उसे तद्भव कहते हैं। फिर देशज विशेषज जो होते हैं हम वो व्याकरण में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे उसको। तो ये आपने समझ लिया। दो प्रकार समझ लिए। एक शोरशोनी जिसमें अपभ्रंश और खड़ी बोली थी, और दूसरी कौन सी थी? जिसमें राजस्थानी थी। दो टाइप। एक में राजस्थानी थी, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश, और दूसरी जो थी खड़ी बोली और ब्रज मिश्रित थी। और इसके बाद हम तीसरे प्रकरण पर आते हैं। तीसरा प्रकरण है देश भाषा काव्य वीरगाथा काल। इस प्रकरण में देश भाषा, उनमें से रचित रासों, काव्य और 7 ग्रंथों का विवेचन किया गया है। ये 7 ग्रंथ इस प्रकार से है। कुमार रासो दलपति विजय का। जब खुमार चढ़ता है हम पर, खुमार, तो हम क्या करते हैं? दल को लेकर विजय होने के लिए समर में जाते हैं, युद्ध करने जाते हैं। तो इससे याद करने की ट्रिक यही है। खुमार जब चढ़ता है तो दल लेकर जो है हम विजय के लिए निकल जाते हैं। इससे याद करना, कुमार रासो दलपति विजय का है। फिर बिसल देव रासो का मैंने याद करवाया था आपको। इधर देव और इधर पति देव। यहाँ का देव लेना है आपको, यहाँ का पति लेना है। भारतीय नारी अपने पति को क्या कहती है? पति देव। तो बिसल देव रासो नरपति नहाल का। तो पहले का ट्रिक क्या है? कुमार रासो किसकी रचना है? दलपति विजय। कुमार जब चलता है तो हम दल को लेकर विजयी होने के लिए समर में जाते हैं, युद्ध करने जाते हैं। और दूसरा क्या है? पतिदेव। बिसल देव में क्या है? पति। इसमें बिसल देव का देव निकालना है आपको, नरपति का पति निकालना है, और दोनों को मिक्स करके पतिदेव करना है। तो नरपति की पूछे जाए तो आपको देव ढूंढना है, कहाँ किसमें देव है? तो इसी में एक में देव है, तो बिसल देव में नरपति नाल, ऐसे आपको याद रखना है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, आपको तो याद होगा, आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसे आपको याद करना होगा सीधा, क्योंकि ये फेमस रचना भी है और आपको पता भी होगा। अब अक्षय कुमार ने भी एक फिल्म निकाली थी पृथ्वीराज चौहान पर, तो उसमें जो सोनू सूद थे उन्होंने चंद्रवरदाई का रोल किया था। आपने वो पिक्चर देखी होगी तो तब भी आपको याद हुआ होगा। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की थी। पृथ्वीराज चौहान के ये राजकवि थे, मित्र भी थे, दोनों साथ ही रहते थे। और फिर जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार का, जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार का। और जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की। परमार रासो जगनिक की है, और रनमल छंद श्रीधर की है। अब इसे याद करने के लिए एक ट्रिक हम थोड़ी अटपटी बना रहे हैं। श्रीधर से हम कृष्ण को याद करेंगे। कृष्ण जी का एक नाम है रणछोड़ दास, क्योंकि एक बार वो रण छोड़कर भाग गए थे तो उनको रणछोड़ दास भी कहा जाता है कृष्ण को। आपने 3 Days मूवी देखी होगी, वहां पर भी जो आमिर खान का नाम यही था, रणछोड़ दास। तो ये कृष्ण का नाम है, और रण से श्री
श्रीहरि याद कर लीजिए श्रीधर को, रणछोड़ दास, रणमलछंद थोड़ी अटपटी है, याद हो जाए तो कर लीजिए या फिर सीधा ही याद कर लीजिए, ठीक है। सिंह जी, अभी और कौन आए? सिंह जी, पूजा जी, इशिका जी, जो भी आए क्लास में एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। शुक्ल जी द्वारा अपने ग्रंथ के आरंभ में दी गई 12 पुस्तकों की सूचना में से 8 को देश भाषा काव्य में रखा गया था। यह हमने याद कर लिया था, हमने फॉर्मूला बनाया था। हमारा कौन सा था? 12 का 8, 4 और 3। 12 ग्रंथ शुक्ल जी ने लिए थे आदिकाल में। उसमें से 8 कौन से थे? देश भाषा के थे। 4 कौन से थे? अपभ्रंश के थे। और 3 कौन से ग्रंथ थे जिनको निकाला था? एक तो विद्यापति की पदावली को, दूसरा अमीर खुसरो को, और तीसरा यहाँ के विशलदेव रासो को निकाला था, क्योंकि ये तीनों जो है वीरगाथात्मक काव्य नहीं थे, वीरगाथा नहीं थी इनमें, तो इसलिए तीनों को निकाल दिया था। और बाकी जो भी थे वो उनको क्या कहा था? वीरगाथात्मक एक रचना है, इसलिए इस काल का नाम हम वीरगाथा काल रखेंगे, ऐसा शुक्ल जी ने कहा था। तो यार ये आपको फॉर्मूला याद हो गया है ना, 12, 8, 4, 3 का क्या क्या है, यही बेसिक है। इसे अगर आप याद नहीं करोगे तो आदिकाल में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो यही बात फिर से यहाँ पर आ गई है। शुक्ल जी द्वारा अपने ग्रंथ के आरंभ में दी गई 12 पुस्तकों की सूची में 8 को देश भाषा काव्य में रखा गया था, जिनमें से 6 का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। तो जो 8 रखे हुए थे देश भाषा में, उस 8 में से अभी इसमें इस जो तीसरा प्रकरण है उसमें हम 3 को पढ़ेंगे। शेष 2 विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियां आदि को प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं में स्थान दिया गया है। इसका कारण उनमें वस्तुतः एवं भाषा संबंधी भिन्नता है, क्योंकि एक तो आपको पता है खुसरो खड़ी बोली में लिखते थे, और ये जो विद्यापति की पदावली है वो श्रृंगार से है, वीर गाथा नहीं है उसमें, इसलिए उनको अलग से फुटकल में रख दिया चौथे प्रकरण में। प्रशस्ति काव्य को ही रासो कहा गया है। रासो क्या है? जिसमें रासो लगता है वो क्या होता है? वीरगाथात्मक, वीरता, राजा की स्तुति करना, वो रासो होता है, प्रशस्ति काव्य होता है। पहले चारण कवि हुआ करते थे दरबार में, अपने अर्थार्जन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए कवि जो है राजा के आश्रय में जाते थे, उनकी स्तुति करते थे, उनके युद्ध का वर्णन करते थे, उनकी शौर्य गाथा गाते थे कि किस प्रकार से उन्होंने बाकी दुश्मनों को हराया, कितनी ताकत है उनकी। और जब वो दरबार में आते थे तो उन पर उनके लिए मनोरंजन के लिए कविताएं सुनाना, या फिर उनको वेलकम करते हुए आपने देखा होगा राजाधिराज, योगीराज, ऐसे बहुत से नाम ले लेकर जो बुलाते थे। ये इस प्रकार के प्रशस्ति काव्य काम सब कुछ किनका था? उस समय के कवियों का था। एक तो वो प्रशस्ति गाते थे, उनके युद्ध का वर्णन रखते थे, उनके काम का जो भी उन्होंने कार्य किए उसको लिखना, ये उनका काम था। तो इन सभी को रासो काव्य कहा जाता है। उसमें क्या होता है? रासो में प्रशस्ति होती है, किसकी? राजा की प्रशस्ति होती है, प्रशंसा होती है। इसे शुक्ल जी ने आदि काल के प्रकरण 1 में ही स्पष्ट करते हुए लिखा था। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी क्या करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। हमने यानी किसने? शुक्ल जी ने। हमने यानी मैंने नहीं, या फिर आपने नहीं, ये शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि कवि क्या करते थे? राजा श्रेष्ठ कवि क्या करते थे? जैसे चंद्रवर्धय क्या करते थे? सभा में जाकर, राजसभा में नीति नीति समझाते थे राजा को, राजा की नीति क्या होनी चाहिए, राजकाज कैसे चलना चाहिए, तो ये नीति। फिर एंटरटेनमेंट के लिए श्रृंगार, फिर उनको एंटरटेनमेंट करते थे, उनको शिक्षा भी देते थे। नीति में क्या आएगी? शिक्षा आएगी कि राजकाज कैसा चलना चाहिए, कैसी नीतियां होनी चाहिए दूसरे राज्यों के साथ। तो ये सारे काम जो है नीति में, तो कभी नीति भी समझाता था, श्रृंगार उनका एंटरटेनमेंट भी करता था, आदि फुटकल दोहे, फिर कुछ फुटकल दोहे छोटे मोटे बातें ऐसे भी करता था। और उसके साथ साथ जो है
आश्रित राजा के जो जिन्होंने आश्रय दिया है, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी ने चंद्रबजाई को आश्रय दिया था, तो उन्होंने चंद्रबजाई ने पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम का वर्णन किया, कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों को हराया, गोरी को कैसे हराया। वो रेवा तट में आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी है कैसे हराया, कितने पावरफुल थे, ऐसी बातें करना, ये सारे काम जो है उस समय के कवि करते थे, और इसी को रासो कहा जाता है। ऐसे ग्रंथों को रासो कहा जाता है जहां पर पराक्रम पूर्ण चरित्रों का निर्माण होता है, राजाओं की प्रशस्ति होती है, प्रशंसा होती है, उनका पराक्रम दिखाया जाता है, तो ऐसे काव्य को रासो काव्य कहा जाता है। और रासो, और इसी कारण से हम आदिकाल को रासो परंपरा काल या फिर रासो काव्य भी कहा, मतलब रासो काल भी कह सकते हैं, एक नाम एक और भी दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर रासो काव्य लिखा गया ज्यादातर। तो यही इसी कारण से दोनों ने वीर गाथा, क्योंकि वीरता का वर्णन किया गया था। अभी वो सच्ची थी झूठी थी हमें नहीं पता, जो लिखने वाला था उसे ही पता होगा, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसे वीर गाथा काल कहा। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनहील, वाड़ी आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी और कवि चारण उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य रासो हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग से हुआ। तो यह क्या कह रहे, गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त, उस समय जो गुप्त साम्राज्य वो खत्म होने लगा, पर हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुए, संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग, जो पश्चिमी भाग था, भारतीय सभ्यता वो बल वैभव का केंद्र हो गया। तो गुप्त साम्राज्य का दोस्त होने के बाद क्या हुआ, पश्चिमी भारत का जो पश्चिमी भाग था वो पावरफुल होने लगा धीरे धीरे। और उसमें कौन से पावरफुल सिटीज थे, वहां पर कन्नौज थे, अजमेर थे, ये सभी जो है राजधानियां बनी, और वहां की जो भाषाएं थी वही भाषा जो है काव्य में आगे, क्योंकि जिसके पास सत्ता होती है उसी की जो है दुनिया मानती है। तो सत्ता जिस क्षेत्र में चलेगी तो उस क्षेत्र की भाषा जो है पूरे काव्य पर प्रभावित होगी। जैसे अंग्रेजों ने हम पर सत्ता की 150 साल तक, तो उनकी इंग्लिश आज भी हमारे भाषा में, आज भारत में, और आज पूरी भारत में पूरा एजुकेशन जो है इंग्लिश में ही दिया जाता है। हिंदी या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज में कोई भी जो है पढ़ाई आज नहीं होती। आप चाहे साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, लॉ लो, कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट लो, सभी में जो है अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है। तो ये होता है जिसके पास सत्ता होती है वो अपनी भाषा लागू कर देता है। इससे पहले जब मुगल थे या फिर दूसरे थे तो उस समय उन्होंने उर्दू फारसी को जो है देश पर लागू किया था। तो जिस समय जिसकी सत्ता होती है वो भाषा वहां पर स्थापित हो जाती है और सारे लोग भी उसी भाषा में लिखना शुरू कर देते हैं। तो यही बात जो है यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं। इसके बाद हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता न रहने से छोटे छोटे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। तो हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई 704 में, तो उसके बाद क्या हुआ, एक बड़े राजा की मृत्यु होने के बाद क्या होता है, टुकड़े हो जाते हैं देश की। उनकी जो भी राजधानी थी, उनके जो राज्य था बड़ा सा, उसके जो टुकड़े होने लगते। जब बड़ा जो पावरफुल लीडर जब मर जाता है तो उसके बाद जो भी छोटे छोटे नए उभरने वाले लीडर्स होते वो अपने आप को अलग कर लेते, राज्य तोड़ देते। तो हर्षवर्धन के बाद भी वही हुआ। हर्षवर्धन जैसे बड़े राजा की मृत्यु के बाद क्या हुआ, सत्ताएं विकेंद्रित हो गई, जो केंद्र था तो विकेंद्रित हो गई, अलग अलग छोटे छोटे जो राज्य खुद को क्या कहने लगे, स्वतंत्र घोषित करने लगे कि हम स्वतंत्र है, हमारा स्वतंत्र राज्य है। तो लड़ाई आम हो गई। तो क्या होगा, लड़ाई आम हो गई। तो स्थिरता होनी चाहिए देश में। तो राजा कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन स्थिर रहना चाहिए। इससे क्या होती है, प्रगति होती है। अगर ऐसे कोई राजा या फिर सत्ता में भी, देश में भी अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्थिर ना हो, तो जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान में आज तक किसी ने भी 5 वर्ष पूरे नहीं किए, किसी भी पीएम ने। हर 2-3 साल बाद उस पीएम को निकाल दिया जाता है, मार दिया जाता है, ऐसे ही होता है वहां पर। तो इसीलिए वो आज देखिए पाकिस्तान कितने बर्बादी पर चला गया। लेकिन हमारे भारत में देखिए पिछले जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो 10 साल तक स्थिर रही। अब ये भी सरकार जो है लगभग अभी 10 साल पूरी कर रही है, जिससे पिछले 20 साल से जो लगभग जो हमारा भारत स्थिर है।
इसमें एक बड़े बदलाव या फिर बड़े आमचूल बदलाव नहीं होते, क्योंकि स्थिर सरकार है केंद्र सरकार। अगर यही सरकार अगर बदलती रहती 2-3 साल बाद, तो हमारा देश भी पाकिस्तान जैसे ही हालत में चला जाता धीरे धीरे। तो स्थिरता होनी चाहिए। वही स्थिरता जब हर्षवर्धन की चली गई तो देखिए क्या होता है देश में, कि छोटे छोटे राज्य खुद ब खुद को स्वतंत्र घोषित करते, अलग होते हैं, फिर लड़ाइयां होती है, दंगे होते हैं, इस प्रकार की बातें होती। कभी साम्राज्यवादी इच्छा से तो कभी कभी शौर्य प्रदर्शन मात्र से ही लड़ाई मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों, विदेशी आक्रांताओं, यहाँ पर मुसलमानों को शुक्ल जी ने कहा गया विदेशी आक्रांताओं जो बाहर से आए थे उस समय के हमले भी होते रहते थे। इस प्रकार जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भी बढ़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। इसमें केवल वीर गाथाओं की उन्नति ही संभव थी। तो अभी जो राजकीय परिवेश समझा रहे हैं शुक्ल जी, ये इतना सब कुछ स्टोरी क्यों समझा रहे हैं, घुमा फिरा कर हमारे साहित्य में स्टोरी क्यों बता रहे राजाओं की, क्योंकि इससे जो है हमें ये पता चले कि उस समय आदिकाल में वीरगाथात्मक ही काव्य क्यों लिखे जाते थे। तो उसका कारण बता रहे, जैसे एक बड़ा लीडर हर्षवर्धन जैसा, उसकी मृत्यु के बाद कैसे होगा, सत्ता विकेंद्रित हो गई, सभी छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। फिर वहां पर स्वतंत्र घोषित होने के बाद क्या होगा, लड़ाई होगी, एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए चाहेगा, तो वहां पर क्या होगी, लड़ाई का माहौल पूरे देश में फैल गया। और उस समय जब लड़ाई का माहौल देश में फैल गया तो उस समय कौन सी रचनाएं लिख सकते हैं कवि, वीरगाथात्मक के लिखेंगे ना, कि अपने राजा की स्तुति करो, पैसा कमाओ। यहाँ पर श्रृंगार और या दूसरी नीति की बात तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह पर युद्ध हो रहे हैं, तो युद्ध के समय युद्ध की बातें होती है। तो उसी कारण से जो है उस समय जब हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ, उसका समय ऐसा था कि भारत स्थिर नहीं था, भारत में बहुत से छोटे छोटे राजा उत्पन्न हो रहे थे, नए नए राजा, और फिर उनमें युद्ध होना। तो इसमें क्या है, शौर्य प्रदर्शन करना या फिर साम्राज्य को अपनी इच्छा से बढ़ाना, इसके कारण से उस समय जो है एक तो और मुस्लिम आक्रांता जो बाहर से भारत में आ गए, वो भी हमला कर रहे थे। इसी भारत में भी जो यहाँ के राजा थे वो भी एक दूसरे से अलग होकर अपना अपना अलग राज्य बना रहे थे। इसी कारण से उस समय जो समय था वो समय था युद्ध का समय था। इसी कारण से वहां पर वीर गाथात्मक काव्य लिखने का जो सभी कवियों को लगा कि यही अच्छा मौका है, हम वीर गाथात्मक काव्य लिखेंगे, राजा की स्तुति करेंगे, अच्छा माल कमाएंगे। तो यही कारण है आदिकाल का कि क्यों इसे वीर गाथात्मक काव्य कहा जाता है, क्यों उस समय वीर गाथात्मक काव्य लिखे जाने लगे। जब आप हिस्ट्री समझोगे तभी आपको साहित्य समझेगा। इसलिए ये विधेयवादी पद्धति का प्रयोग है। यहाँ पर विधेयवादी पद्धति का प्रयोग कैसे है कि उन्होंने उस समय के राजकीय मुझे उस समय जो राजाएं थे उनका कैसा माहौल था ये बताया, फिर सामाजिक माहौल क्या है ये भी बताना, वातावरण कैसा ये भी बताना। ये सब बातें जब बताई जाती तो विधेयवादी पद्धति का प्रयोग होता है। तो हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग दिखा आपको इस लाइन में, इस पंक्तियों में, कैसे उन्होंने राजकीय परिवेश को बताया। तो ये इस प्रकार से जब इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है तो उसे विधेयवादी पद्धति कहा जाता है। और हमने प्रश्न भी किए थे, तब आपने सभी ने गलत किए थे। मैंने आपको उस समय में बताया था शुक्ल जी और शुक्ल जी के बाद के जिन्होंने भी लिखा है उन सभी ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। और सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय पद्धति भी विधेयवादी, जो प्रश्न हमने पूछा था उसका आपने गलत उत्तर दिया था। लेकिन आज फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि इस प्रकार लिखा जाता है विधेयवादी पद्धति, जिसमें वहां की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और फिर राजकीय माहौल को, वातावरण को बताना। जैसे यहाँ पर बताया गया हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कैसे छोटे छोटे राजा उत्पन्न हो गए, लड़ाइयां शुरू हो गई और फिर वीरगाथात्मक काव्य लिखा जाना शुरू हो गया। तो साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है, ये आपको समझना होगा। जो समाज में घटित हो रहा है, जो धर्म में घटित हो रहा है, जो वहां के पॉलिटिक्स में घटित हो रहा है, वो सभी का प्रभाव आपको काव्य पर दिखेगा। तो जब भी आपको इतिहास ग्रंथ लिखना होगा साहित्य का, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। उस समय में किसकी सत्ता थी, सत्ता कैसी चल रही थी, उस सत्ता के विचार क्या थे, वहां पर चारण कवि कैसे लिख रहे थे, ये सभी क्यों लिख रहे थे चारण कवि ऐसा, ये सभी कारण जब आपको देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वीरगाथात्मक काल ही क्यों हुआ, वो क्यों नहीं श्रृंगार काल हुआ, क्योंकि वहां का समय वैसा नहीं था।
समय वहां पर युद्ध देखा था तो युद्ध की बातें होंगी। तो ये कारण था। आगे बढ़ते हम, ज्यादा समय नहीं लेंगे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवि, देखिए कितने रुपए, लाखों रुपए। उस समय के लाखों रुपए आज के करोड़ों रुपए होंगे। पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रही गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था उस समय। तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अतिशयोक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग भरा करता था, वही सम्मान पाता था। तो उस समय जो है राजा भोज के बाद का समय है, क्योंकि हमने आदिकाल का समय ही राजा भोज से शुरू होता है। तो उसके बाद के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आदिकाल में भी आगे बढ़ते हुए शुक्ल जी कह रहे कि दानशीलता का वर्णन करने का समय नहीं था। वो दानशीलता, ये सब का वर्णन करना कि राजा कितना दानशील, ये सब कुछ जो है समय बीत चुका था उसका। इसी बातों का समय बीत चुका था। और शास्त्रार्थियों का भी, मतलब शास्त्रार्थ करना, मेरे पास कितनी नॉलेज है, ऐसे पंडित्यपूर्ण बातें करना, ये इसका भी जो है काम जो नहीं चलता था उस समय। फिर पांडित्य चमत्कार करके पुरस्कार पाना, ये भी अपनी अकल दिखाकर, जैसे बीरबल के पास बहुत ही चमत्कारिक जो अकल थी उसको दिखाकर पुरस्कार पाने का भी जो है समय ढल गया था। और फिर भाटचारण कवि, फिर समय किसका था? तब समय था भाटचारण किसी राजा का पराक्रम। तो उस समय क्या है, अगर उस समय आपको कमाना होगा तो क्या करना होगा? एक तो पराक्रम की बातें करनी होगी, विजय की बातें करनी होगी। कितना पराक्रमी राजा है हमारा, कितने सारे युद्ध हमारे राजा ने विजय की है, शत्रु कन्या को कितनी बार हरण किया उसका, उसकी कथाएं बताना। और उसको कैसे बताना? अतिशयोक्तिपूर्ण बताना, बड़ा चढ़ा कर बताना, का आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरता। तो देखिए कवि का काम कितना मुश्किल था कि युद्ध क्षेत्र में जाना और वहां पर जाकर वीरों को बताना तुम लड़ सकते हो, ऐसे वैसे। आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी, उसमें जो किंग होता है वो बड़े बड़े भाषण देता है। जैसे बाहुबली फिल्म में भी आपने देखा होगा, जब बाहुबली सब जब युद्ध हारते थे तब वो एक बड़ा सा लंबा भाषण देता है, उसके बाद सब में उमंग भर जाती है। तो वो उमंग भरने का काम जो कवि लोग करते थे उस समय। तो ऐसा अगर कोई काम करता था आदिकाल में तो उसको अच्छे खासे पैसा मिलता था, जीवन अच्छा कटता था उसका। तो समझ गया आप कौन सी बातें नहीं करनी थी उस समय? दानशीलता की। या फिर शास्त्रार्थ के समय निकल चुका था। तब सारा का सारा काम क्या था? युद्ध और युद्ध का पराक्रम, विजय, फिर वीर रस में लिखना, यही काम रह गया था उस समय। इसलिए वीर गाथात्मक काल शुक्ल जी ने कहा, ऐसे ही नहीं कहा। तो ये कारण भी दे रहे हैं वो। प्रशस्ति मूलक काव्य, वीर गाथाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। तो वीर गाथाओं की विशेषता कैसे होती है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दो रूपों में मिलती है, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। वीर गीत यानी कि बैलेट्स, अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी लिटरेचर में प्रयोग किया जाता है। तो वीर गीत, जैसे आप आगे बढ़कर देखेंगे रीतिकाल में भूषण ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो गीत लिखे थे वो उसे कहते वीर गीत। और फिर प्रबंध काव्य क्या होते हैं? प्रबंध काव्य के दो प्रकार है, एक क्या है? खंड, और एक है महाकाव्य और खंड काव्य। और महाकाव्य खंड काव्य का अंतर बहुत से लोग समझ नहीं पाते और बहुत से जो टीचर है वो बता भी नहीं पाते कि प्रबंध काव्य और खंड काव्य का अंतर क्या है। सिंपल सा अंतर है। प्रबंध काव्य के दो हिस्से होते हैं, एक होता है महाकाव्य, दूसरा होता है खंड काव्य। महाकाव्य क्या होता है? जिस काव्य में किसी चरित्र की जन्म से लेकर मृत्यु तक बातें की जाती है उसे महाकाव्य कहा जाता है। और जिस प्रबंध काव्य में किसी एक चरित्र के केवल एक भाग, एक खंड को दिखाया जाए, या फिर जैसे एक युद्ध को दिखाया जाए उसके समय में, या फिर उसकी लाइफ, अगर उसकी लाइफ 100 साल की है
तो उसकी 100 साल में से जो 10 साल उसने एकदम अच्छे काम किए उस काम पर ही फोकस किया जाए तो उसे खंड काव्य कहा जाता है। किसी एक चरित्र के जीवन के एक भाग को अगर हम लेकर बताए, जैसे रश्मि रथी में कर्ण के सिर्फ एक भाग को दिखाएगा, ना कि उसके जन्म से मृत्यु मृत्यु तक उसकी दिखाएगी, लेकिन जन्म नहीं दिखाएगा रश्मि रथी में, सिर्फ उसका युद्ध दिखाएगा। जब महाभारत का रण शुरू हो गया था तो उसी से वो कहानी शुरू हो जाती है लगभग, तो वही भाग दिखाएगा कर्ण का, इसलिए वो खंड काव्य है। अगर वही कर्ण के जन्म से, जैसे उसकी माता ने कैसे जन्म दिया, फिर उसे कैसे नदी में बहा दिया, फिर वो कैसे अपनी दूसरी माता राधा के पास पला बढ़ा, कैसे उस पर अन्याय हुआ, ये सब बातें बताकर उसकी मृत्यु तक अगर हम लिखते तो वही महाकाव्य बन जाता रश्मिरथी। लेकिन उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं गया, सिर्फ एक पार्ट दिखा गया युद्ध का पार्ट, इसलिए उसे खंड काव्य कहा जाता है। तो प्रबंध काव्य समझ गए आप क्या होता है? इससे सरल भाषा में कोई समझा नहीं पाएगा आपको टीचर। प्रबंध और प्रबंध काव्य के दो जो पार्ट्स है। और गीतों के मेरे बारे में बताया मैंने, जो गीत होते हैं जैसे भूषण के हैं शिवाजी महाराज के लिए, तो वो वीर गाथाओं वीर गीत होते हैं उस प्रकार के। तो दो रूप में हमें मिलते हैं वीर गाथा। वीर गाथा के प्रकार हमें कौन से मिलते हैं? दो। एक तो प्रबंध में भी दो होंगे, दो प्रकार होते हैं जो मैंने आपको बताया, महाकाव्य और खंड काव्य। तो एक प्रबंध काव्य रूप में मिलते हैं और वीर गीतों में मिलते हैं। उस समय आदिकाल में दो प्रकार के वीर गाथाएं लिखी गई, एक तो प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गई और वीर गीतों के रूप में लिखी गई। वीर रस के पद्य प्रचलित छंद दोहे की बजाय प्राय छप्पई में लिखे जाते थे। तो वीर रस जो है दोहों में नहीं लिखे जाते थे, ये आपको याद रखना है, क्योंकि नॉर्मली जो है सभी रचनाएं दोहों या चौपाइयों में लिखी जाती है, लेकिन जो वीर रस की जो भी पद लिखे गए वो छप्पई में लिखे गए। प्राय लिखनी, यहाँ पर प्राय शब्द है, प्राय यानी कि ज्यादातर रूप में जो छप्पई में लिखे गए। यूरोप की वीर गाथाओं की तरह ही मुख्य विषय युद्ध और प्रेम रहा। युद्ध और प्रेम, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, ये आज के लड़कों को याद होगा युद्ध और प्रेम शब्द सुनते ही। तो युद्ध और प्रेम कैसे कि एक तो राजा का युद्ध वर्णन किया जाता था किसी भी ग्रंथ में, और उसकी के साथ उनका प्रेम, उनकी पत्नी के साथ प्रेम, श्रृंगारिक रूप, ये भी दिखाया जाता था एक ही ग्रंथ के अंदर। तो जो वीर गाथात्मक रचना है उनमें सिर्फ युद्ध ही नहीं है, उसमें थोड़ा प्रेम भी दिखाया गया कि राजा का किसके किसके साथ प्रेम था, उनकी रानियां, ये सब कुछ उसके बारे में थोड़ा वर्णन मिलता है हमें। तो युद्ध और प्रेम इनका, ये कहां से, यूरोप में भी यही जो है वीर गाथाओं के लिए ये फॉर्मूला था, जो कि हमारे भारत में भी यही फॉर्मूला है, युद्ध और प्रेम को दिखाना वीर गाथात्मक काव्यों में, वीर गाथात्मक रचनाओं में। तो यूरोप की वीर गाथाओं की तरह ही मुख्य विषय युद्ध और प्रेम रहा। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी मिश्रण रहता था। तो आपको याद रखना है, श्रृंगार भी रहता था किसमें? वीर गाथा में। तो वीर गाथा में सिर्फ वीर रस ही नहीं, श्रृंगार रस भी था, पर गौण रूप में। पर क्या गौण रूप में? क्या श्रृंगार गौण रूप में है, प्रधान वीर रस है, वीर रस प्रधान, उसके बाद श्रृंगार, इन दोनों का मिश्रण करके वीर गाथात्मक रचनाएं लिखी जाती थी। अच्छा, सिंह जी तो यहाँ पर गीत गा रहे हैं, इश्क से क्या लेना, आशिकी से क्या लेना। तो सभी लोग गाने सुन लीजिए क्लास होने के बाद, है ना। आजकल तो बहुत सी ऐप आती है, साथ साथ में वीडियोस देख सकते हो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऑनलाइन। आपको तो सब पता भी होगा, होशियार भी हो आप सभी, तो साथ में गा लेना, सुन लेना। लेकिन आप अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं लाते क्लास में, हमारे व्यूज नहीं बढ़ाते ना, आपके बॉयफ्रेंड को भी नहीं लाते। लेकिन यहाँ पर इश्क से क्या लेना, आशिकी से क्या लेना, ये सब कुछ चल रहा है क्लास में। और क्या क्या चल रहा है? हाँ, पृथ्वीराज रासो, हाँ महाकाव्य था, जी जी जी, भूषण के ये। और क्या क्या चल रहा है? एक दो लोगों की कमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर, बाकी शायद सब लोग पढ़ रहे हैं। आश्रय कवि अपने राजाओं के शौर्य आदि गुणों का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। अतिशोक्ति आपको पता है, अतिशोक्ति अलंकार भी होता है, सभी को पता होगा। किसी का अतिशोक्ति शब्द का अर्थ नहीं पता है?
अगर नहीं पता हो तो कमेंट कीजिए, मुझे लगता है सभी को पता होगा। अतिशोक्ति यानी कि बड़ा चढ़ाकर बताना किसी बात को। तो राजाओं की जो शौर्य गाथाएं थी वो सीधी शौर्य गाथाएं नहीं बताते थे, जैसे घटित हुई उसमें बड़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला, जैसे आज की मीडिया करती है ना। अतिशोक्ति शब्दों को समझने के लिए आपको आज के न्यूज चैनल देखने चाहिए। आज जो न्यूज चैनल में अतिशोक्ति पूर्ण जो न्यूज बताई जाती है मिर्च मसाला लगाकर, ध्यान से देखिए ऐसे वैसे शब्द प्रयोग करते हुए, तो यही अतिशोक्ति पूर्ण होता है। और इसका काम पहले कवि करते थे, आजकल जो है मीडिया करती है, न्यूज चैनल्स। इससे इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। तो कल्पित घटनाओं की भी योजना रहती थी, थोड़ी कल्पित होते थे। अतिशोक्ति जहां पर आते वहां पर कल्पना भी जुड़ जाती है, बड़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला, क्योंकि वो तथ्य तो नहीं होता, यथार्थ नहीं होता। यथार्थ से दूर जब जाता है तब अतिशोक्ति पूर्ण हो जाता है। रासो काव्य के प्राय सभी ग्रंथों की सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। संदिग्ध यानी कि डाउटफुल। तो शुक्ल जी मानते हैं, क्योंकि रासो काव्य जब लिखा जाता है, रासो काव्य क्या है? वीरगाथात्मक काव्य, वीरगाथा है। और वीरगाथा जब लिखी जाती है तो बड़ा चढ़ाकर ही लिखी जाती है, क्योंकि वीरता जो हम पिक्चर्स में देखते हैं, कहानियों में सुनते हैं, असल की वीरता ऐसी नहीं होती, आपको भी पता है। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि एक हीरो 10 गुंडों को मार रहा है, लेकिन असलियत में 10 गुंडे हीरो को मार देते हैं, ये रियलिटी है। लेकिन हम वैसी रियलिटी तो हम पिक्चर्स में नहीं दिखा सकते, वैसी रियलिटी तो हम ग्रंथों में नहीं लिख सकते। हमें वहां पर चमत्कार तो उत्पन्न करना पड़ता, अतिशोक्ति तो डालनी ही पड़ती है हमें, जो हजारों सालों से यही दिखाया गया है। और हमारे दिमाग में भी वही आता है कि हीरो को 10 लोगों को ही मारना है, वो मार नहीं खा सकता, वो अमर है। तो ऐसी बातें ही करनी पड़ती है, मार्केट ऐसे ही चलता है कवियों का। तो ये संदिग्ध तो होगा, क्योंकि शुक्ल जी को पता था कि ये सब कुछ फेक रहे हैं, बड़ा चढ़ाकर बता रहे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसमें डाउट है प्रामाणिकता पर, कि ये सारे असल में कुछ हुए हुए घटनाएं तो असली ही होती है। जैसे पृथ्वीराज रासो रेवा तट पर गए थे, वहां पर युद्ध भी हुआ था, वो जीते भी थे, ये सब कुछ सही है, फैक्ट भी है। लेकिन उसमें थोड़े मिर्च मसाला डाला जाता है, ऐसे मारा तो ऐसे गिर गए, इस टाइप में, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा। तथ्य तो होते हैं उसमें, लेकिन थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। कुछ ग्रंथ तो अप्राप्य ही है, और जो प्राप्त भी है उनकी सामग्री का बहुत सा हिस्सा बाद का जोड़ा हुआ मालूम पड़ता है। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं, जो वीरगाथात्मक उनको काव्य मिले उसमें से कुछ तो उनको मिले ही नहीं, और फिर कुछ जो मिले उनमें जो है एडिट किया गया, बाद में लोगों ने जोड़कर कुछ जोड़ घटाकर जो अलग कर दिया, ऐसा उनको मालूम होता है कि ये बाद में लिखा गया हो। जो ओरिजिनल राइटर ने लिखा उसके बाद किसी और ने 10-20 साल 100 साल बाद वो जोड़कर कुछ तो लिख दिया होगा, ऐसा उनको डाउट होता है सारी रचनाओं पर। इस फेर फार का एक कारण शुक्ल जी ने रेखांकित किया है। तो इसका ऐसा घोटाला क्यों कर रहे थे उस समय लोग, उसका कारण बता रहे हैं शुक्ल जी। भाट चारण जीविका के विचार से, भाट और चारण जो है कवि के जो भाट जो लोग होते हैं, जो एक जाति भी है, और ये जो काम उनका काम ही था कि राजा दरबार में जाकर कविताएं सुनाना, उनके राजाश्रम में रहना, उनकी वीरता बताना, तो ये इनका काम ही था ये, तो उनका उल्लेख वो कर भी रहे हैं। तो भाट और चारण की जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते शुक्ल जी, जो भाट और चारण जो लोग थे, जो राज दरबार में कवि थे, वो तो राजा की स्तुति करके करते कितने दिन जिएंगे, 100 साल जिएंगे, उसके बाद तो वो मर जाएंगे ना। लेकिन उनके जो पुत्र थे, तो वो ग्रंथ वो उनके अपने पुत्रों को देते थे, और वहीं पर सेटिंग लगाकर अपने उस राजा की बेटी जो फिर बाद में राजा होगा उसके दरबार में लगा देते थे उसको भी काम पर। तो वो उसकी रचना को और आगे बढ़ाता था, और आपके पिताजी की मैं स्तुति और करूंगा, देखिए राजा साहब, ऐसे करके उसमें और जोड़ देता था। इसी कारण से जो है जो रचना है, एक तो प्रामाणिकता उसमें कम है, संदिग्ध है, कुछ अप्राप्त है, जो प्राप्त है उसमें भी जो छेड़छाड़ हुई है, बाद में उनके पुत्रों ने, उनके वंशजों ने फिर से उसको लिखा है। तो इसीलिए जो है उसमें तथ्य नहीं है ज्यादा, अतिशोक्तिपूर्ण ज्यादा वर्णन है। तो ये आप समझ गए हेर फेर कैसे हुए। तो इसके बाद हम बिसल देवरासो पढ़ेंगे। बिसल देवरासो क्या है, इसको शुक्ल जी ने बाहर निकाला था, आपको पता है।
जो हमारा वो जो 3 ग्रंथ थे जिसको बाहर निकाला 3 लोगों को, उसमें बिसल देव रासो, विद्यापति और खुसरो, तो ये बिसल देव रासो वही है। हमको इसका ट्रिक हमने क्या किया था, बिसल से पति, नरपति नाल, पतिदेव, पतिदेव वाली ट्रिक हमने निकाली थी। तो बिसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। तो बिसल देव रासो में जो रसायन है, ये रसायन साइंस का केमिकल नहीं है, ये रसायन यानी कि काव्य। तो बिसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। अंत हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते हुए से रासो हो गया होगा। तो रासो शब्द की उत्पत्ति बता रहे शुक्ल जी। रासो की उत्पत्ति किससे हुई, रसायन से। और रसायन का अर्थ क्या बताया शुक्ल जी ने, काव्य के अर्थ में, काव्य से संबंधित जो था उसे रसायन कहा जाता था। बिसल देव रासो में उसका उल्लेख आया और उसी से शुक्ल जी ये अनुमान लगाते हैं, गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, फैक्ट नहीं है ये, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि रसायन शब्द से ही रासो शब्द हुआ होगा। और रासो का आपको अर्थ पता है, वीर गाथात्मक काव्य जिसमें लिखा जाता है। तो उसी रसायन को बिसल देव, तो हर उसके पीछे रासो शब्द लग जाता है। लेकिन ये जो बिसल देव रासो, इसको शुक्ल जी ने, इसमें रासो शब्द लगा है पीछे, लेकिन इसको शुक्ल जी ने बाहर निकाला है, ये भी आपको याद रखना है। बिसल देव रासो को बाहर निकाला है, धोखेबाजी हुई है बिसल देव रासो से। नाल के इस बिसल देव में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उनके शौर्य पराक्रम का। तो चढ़ाई यानी कि किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करना और उसे जीतना, उसे कहते हैं चढ़ाइया, चढ़ाई करना। और ना ही शौर्य पराक्रम है। तो जो शुक्ल जी को जो बिसल देव रासो मिली, उसमें उन्हें यह सब कुछ नहीं मिला। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूट कर विदेश जाने वाला प्रोषित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। तो इसमें क्या है, श्रृंगार का वर्णन है बिसल देव रासो में, आपको पता है, रूट कर जाना, रूठी हुई रानी रूट कर चली जाती है, इसकी बिसल देव रासो में। इस छोटी सी पुस्तक को बिसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। तो शायद जो शुक्ल जी को जो किताब मिली होगी, आधी अधूरी मिली होगी, शायद जो वीरता पूर्ण वर्णन होगा वो शायद उसमें से हटा दिया गया होगा। तो सिर्फ उनको जो पार्ट मिला था उसमें श्रृंगार था, इसलिए उन्होंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनके पास जो किताब थी उसके अनुसार ही वो आलोचना करेंगे ना उसकी। तो इस छोटी सी पुस्तक उनको जो मिले थे वो छोटी सी मिल गई थी। इस छोटी सी पुस्तक को बिसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। तो उनको खटकता है, इसमें तो श्रृंगार है, तो उसे वीर कैसे कहा जाए। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था। तो क्या शुक्ल जी कह रहे हैं कि बिसल देव रासो को सिर्फ गाने के लिए रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। तो उनको समाधान इससे मिलता है कि ये तो गाने के लिए लिखा गया था, एंटरटेनमेंट वाला है, तो छोड़ो इसको, ज्यादा ध्यान मत दो, ऐसा शुक्ल जी ने कहा। यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपनी असली और मूल रूप में कही जा सकती है। तो शुक्ल जी को भी ये फैक्ट पता था कि ये किताब जो है अपूर्ण है, शायद इसमें वीर गाथात्मक लिखा भी गया होगा कहीं पर, लेकिन जो पुस्तक प्राप्त हुई उनको, उनमें ऐसा कोई वर्णन नहीं था। आधी अधूरी किताब जो थी, तो उसमें तो नहीं होने के कारण उन्होंने इसको वीर गाथा से अलग कर दिया। तो इसलिए उन्होंने भाषा और विचार के रूप से ये इसको असली कहना जो ठीक नहीं समझा। इनके यानी कि बिसल देव विग्रह राज चतुर्थ, बिसल देव का दूसरा नाम था विग्रह राज चतुर्थ, जो कि बिसल देव है। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत में है। तो आपको यह भी याद करना है, बिसल देव के कवि कौन थे, सोमदेव। तो यहां पर भी देव है, वहां पर भी देव है, वो बिसल देव है, ये सोमदेव है। सोम का अर्थ क्या है, क्लास में कौन कौन है, एक बार सभी लोग कमेंट कर देते, आज क्लास में कम लोग दिख रहे हैं। ठीक है, सोमदेव,
सोम से सोमरस पर चले गए शायद कुछ लोग पीने वाले। तो बिसलदेव रासो के राजकवि कौन थे? सोमदेव। उन्होंने कौन सी रचना की? ललित विग्रह राज नाटक। विग्रह राज क्यों यहाँ पर लिखा गया? क्योंकि बिसलदेव का दूसरा नाम क्या था? विग्रह राज चतुर्थ। चौथे थे। इनके पहले भी 3 विग्रह राज हुए होंगे, इनके पूर्वज, इनके पापा, पापा के पापा कोई। तो ये चौथे विग्रह राज थे। तो ऐसी परंपरा राजाओं में दिखाई देती है। जो बड़े लीडर्स होते हैं उनके ही नाम पर फिर से वही नाम ले दिया जाता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ऐसे सभी राजाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो ये विग्रह राज चतुर्थ थे। सिर्फ विग्रह राज नहीं थे, उसके साथ में आपको 4 नंबर जोड़ना भी होगा, चतुर्थ। तो ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत। अब ये संस्कृत में लिखा गया था, जो सोमदेव ने लिखा था। तो अब ये पता नहीं कि इन्हीं के लिए लिखा गया या फिर उनके दादा परदादा के लिए, लेकिन ये अपभ्रंश में नहीं लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। ना ही देश भाषा में, ये संस्कृत में लिखा गया था। सोमदेव जो कि उनके राजकवि थे। किसके? बिसलदेव के। बिसलदेव का दूसरा नाम क्या है? विग्रह राज चतुर्थ। तो उसमें जो वीर चरित्र मिलता है इनका, अगर बिसलदेव का वीर चरित्र देखना हो तो इस किताब में ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। लेकिन हमें किसमें नहीं मिलता? बिसलदेव रासो में वीरता का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसमें सिर्फ श्रृंगार ही श्रृंगार दिखता है। छोटी सी किताब है, इसलिए इसे बाहर निकाल दिया शुक्ल जी ने। और ये किताब दूसरे व्यक्ति की है, नलपति नाल की है। और ये जो है सोमदेव है, 2 अलग कवि है, ये इनके राजकवि है। तो ये इन्होंने नहीं लिखी, बिसलदेव रासो, सोमदेव ने। ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो जो है ये वीर गाथात्मक है। पृथ्वीराज चौहान पर लिखी गई। किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई कौन पूछा जाए तो सोनू सूद मत लगा देना, और पृथ्वीराज अक्षय कुमार मत भूल देना, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो यहाँ पर हिंदी शब्द हो रहा है, आपको ध्यान देना है। इसके साथ हिंदी के साथ खड़ी बोली नहीं लिखा, सिर्फ हिंदी लिखा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। और पहला प्रथम महाकवि, कवि नहीं महाकवि लिखा गया है। आपको शब्दों पर ध्यान देना है। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना जाता है, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जो कि उनके द्वारा रचित था। किसके ऊपर लिखा था? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, ठीक है। ये ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। तो देखिए, कर दिया आलोचना शुक्ल जी ने। ऊपर तो कह दिया बहुत, एक तो बड़ाई कर दी पहले ही। तो फूल गए चंद्रबरदाई, फूल कर एकदम बड़े हो गए थे, ऐसा बड़ा सा पेट बाहर निकल गया उनका, चंद्रबरदाई का। हाँ, हम तो पहले महाकवि बन गए, हम तो प्रथम कवि बन गए हिंदी के, ऐसा पेट जो है उनका फूल गया था, बड़े हो गए थे गुब्बारे की तरह। तो शुक्ल जी ने बोला, बेटा रुको रुको, अभी हवा निकालता हूँ। ऐसे फूल कर, ऐसे देखो कैसे हो गए थे बड़े से। तो शुक्ल जी ने फिर एकदम सुई मार दी उनको। यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। तो उन्होंने बोल दिया किसी काम का नहीं है। भाषा इतिहास के, यानी कि जो भाषा विज्ञान के विद्यार्थी है, भाषा विज्ञान भी एक शब्द विषय होता है। और दूसरा साहित्य, यानी कि हम साहित्य के विद्यार्थी। तो जो साहित्य के विद्यार्थी है उनके काम का भी नहीं है, और जो भाषा के विद्यार्थी है, भाषा विज्ञान के, उनके भी काम का नहीं है, किसी के काम का नहीं है। तो ये जो इतने फूल गए थे, प्रथम कवि, प्रथम महाकवि, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा, ऐसा तो ये फूल कर एकदम चपटे हो गए, ऐसे हो गए, पतले हो गए, पूरी हवा निकाल दी शुक्ल जी ने। और इसके बाद एक तो हवा तो निकाल दी, उसके बाद क्या कर दिया? फिर जान भी निकाल दी। क्या कहा? ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। जाली यानी कि नकली है, एकदम चाइना माल है, मेड इन चाइना है। तो जो बच गए थे छोटे से, वो मर भी गए, ऐसा खत्म हो गया, पूरा निकाल दिया। एक तो पहले फूला दिया इतना, प्रथम महाकवि कह के, फिर हिंदी का प्रथम महाकाव्य, फिर पूरा हवा निकाल दिया सब कुछ। क्या कहा? एक तो पूरा जाली है। तो पृथ्वीराज रासो को जाली किसने कहा, यह भी पूछा जाता है।
जाली किसने कहा? शुक्ल ने। ये प्रश्न आता है। इतना स्टोरी बताकर क्यों कह रहा हूं आपको? क्योंकि याद रह जाए आपको, क्योंकि ये परीक्षा में आता है, इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप? शुक्ल जी ने किसको जाली कहा? किस ग्रंथ को? तो शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा? जाली कहा। साथ में क्या कहा? भाषा के इतिहास और साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का नहीं है। ठीक है। आगे प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी। तो और एक भाषा की बात कर रहे हैं शुक्ल जी, प्रादेशिक बोलियों, यानी कि हर एक प्रदेश की अपने अपने बोली, आंचलिक क्षेत्र की बोली, क्षेत्रीय बोलियां, उसे प्रादेशिक कहते हैं। एक प्रदेश की प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश, उसके साथ क्या है? ब्रज आगे, या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर, यानी कि एक तो प्रादेशिक बोली को ब्रज के साथ मिक्स कर दो, या फिर प्रादेशिक बोली को मध्य देश की भाषा से मिक्स कर दो, का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी। तो एक दूसरी भाषा की एक बात कर रहे हैं। एक तो हमने ब्रज मिश्रित देखा, राजस्थानी मिश्रित देखा, और एक तीसरी एक है प्रादेशिक बोली को ब्रज के साथ या फिर मध्य देश के साथ मिक्स करके एक साहित्यिक भाषा स्वीकृत हो चुकी थी, यानी कि एक तीसरी भाषा जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। पिंगल, एक तो पिंगल है, डिंगल है। पिंगल और डिंगल को याद करना है। डिंगल में क्या है? राजस्थान मिश्रित, और पिंगल में क्या है? ब्रज। दोनों में से एक को याद करना है आपको। डिंगल में क्या था? राजस्थानी। राजस्थानी में क्या है? राजस्थानी सुरमा, जो अभी डींगे जो हाँकते हैं, ऐसा एक आपको ट्रिक बनाना होगा। कोई राजस्थान से हो तो ऑफेंड ना हो, सिर्फ एक ट्रिक है। सिर्फ जो डींगे हाँकते हैं ऐसा समझकर आपको एक ट्रिक बनाना है। जो डींगे हाँकते वो राजस्थानी सुरमा जैसे ऐसे डींगे हाँक कर जो है, जो काव्य लिखा है वो डिंगल है, और बाकी जो ब्रज के साथ पिंगल है। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने के लिए, कोई ऑफेंड ना हो राजस्थान से हो तो कोई। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए, क्योंकि आपको परीक्षा पास करनी है। तो पिंगल क्या है? जिसमें ब्रज आती है वो पिंगल है, और जो डींगे हाँकते हैं वो क्या है? राजस्थानी। तो डिंगल भाषा राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा जो साहित्य का रूप था उसे डिंगल कहा जाता है। तो डिंगल और पिंगल की याद करना है आपको। पिंगल में क्या आएगा? ब्रज आएगा, और डिंगल में क्या आएगा? राजस्थानी आएगा। ठीक है, डिंगल और पिंगल। तो ये हमारा प्रकरण 3 हो गया। हमारा प्रकरण 4 अंतिम प्रकरण है। ये कितने प्रकरण थे? 4 प्रकरण थे। 4 प्रकरणों के नाम लिखे सभी लोग। मीरा और सूरदास उस समय थे ही नहीं, तो आपको ऐसे ही याद करना होगा, क्योंकि हम आदिकाल में चल रहे हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ ट्रिक थी, कोई ऑफेंड मत होना। आप दूसरी ट्रिक भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें डिंगल भाषा क्या है? राजस्थानी मिश्रित। तो राजस्थानी मिश्रित क्या है? डिंगल। और पिंगल क्या है? ब्रज। ब्रज के साथ पिंगल है, और डिंगल क्या है? राजस्थानी के साथ। ठीक है, प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। आदिकाल में मोटे तौर पर 3 तरह की भाषा मिलती है। तो आदिकाल में कितनी मिलती है? मोटे तौर पर 3 प्रकार की भाषा। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध भाषा अपभ्रंश। प्राकृत क्या थी? प्राकृत की 3 अवस्थाओं में से एक प्राकृत, पाली प्राकृत, अपभ्रंश। तो उसी प्राकृत से रूढ़ियों से जो मिली हुई थी, जो पुरानी रूढ़ी परंपरा से चलती आ रही थी, तो वो क्या थी? अपभ्रंश। एकदम साहित्यिक भाषा, बोलचाल की भाषा नहीं थी। इसके भी 3 रूप मिलते हैं। तो अपभ्रंश के 3 रूप मिलते हैं। पहले क्या है? प्रचलित काव्य भाषा सिद्ध, फिर सदुकड़ी नाथ, और शारंगधर विद्यापति की बोली अपभ्रंश। तो प्रचलित काव्य भाषा का प्रयोग किसने किया? सिद्ध। सिद्ध आपको कौन पता है कौन है?
बौद्ध धर्म के वज्रयानी शाखा से निकले हुए जो तांत्रिक लोग थे उन्हें सिद्ध कहा गया। और वही बौद्ध धर्म के वज्रयानी शाखा से जो सिद्धों से विरुद्ध हो गए थे, जो फिर कहाँ चले गए, राजस्थान की साइड, पंजाब की साइड चले गए। नाथ कौन से, जालंधर नाथ चले गए थे, आपको मैंने पढ़ाया था। तो उन्हीं से जो नाथ पंथ की शुरुआत हो गई, फिर गोरखनाथ से, उनके शिष्य के शिष्य गोरखनाथ थे, तो उनसे, और उन्होंने साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। उसमें क्या है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज और राजस्थानी मिश्रित जो है साधुकड़ी हो गई। फिर शारंगधर और विद्यापति की बोली जो थी वो थी अपभ्रंश। ऐसे 3 प्रकार की जो है ये है। लक्ष्मी जी ने ठीक से उत्तर दिया है, सामान्य परिचय, अपभ्रंश, देश भाषा, काव्य और फुटकल रचना है। तो हमने 4 प्रकरण पढ़े थे। पहला था सामान्य परिचय, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पहले परिचय दिया जाता है। फिर क्या है, अपभ्रंश, और फिर क्या है, देश भाषा, और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, फुटकल काव्य, फुटकल रचना है। तो ये 4 प्रकरण थे। 4 प्रकरण आपके परीक्षा में आते हैं, तो आपको लिखने थे। तो सबसे पहले जो है लक्ष्मी जी ने ही लिखा है, बाकी लोग पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि 3 प्रकार क्या है। एक तो प्रचलित काव्य भाषा, सिद्ध कौन थे, नाथ कौन थे, याद है आप सभी को? एक बार कमेंट कीजिए, सिद्ध और नाथ सबको याद है? सिद्ध कौन है, नाथ कौन है? सभी लोग कमेंट कीजिए, याद है? हाँ हाँ, यस, हाँ, कुछ तो टाइप कीजिए जल्दी। याद है या भूल गए? लास्ट क्लास में सिद्ध और नाथ को पढ़ाया था। सिद्ध कहाँ से आए, नाथ कहाँ से आए? दोनों भी बौद्ध धर्म से आए हैं। ये इनका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। सिद्ध क्या है? बौद्ध धर्म का विकृत रूप है, मद्य पान करना, मांस खाना और स्त्री संसर्ग करना, ये सब क्या है, सिद्ध के काम है। और नाथों के क्या काम है? ब्रह्मचारी रहना। ठीक है, और इनका दोनों का सम्मान क्या था? नाद और बिंदु से ही जगत की उत्पत्ति माना। किसने माना? सिद्ध और नाथों ने। नाद और बिंदु से जगत की उत्पत्ति। हाँ, लक्ष्मी जी का ध्यान सबसे ज्यादा दिख रहा है मुझे क्लास में। दोनों वज्रयानी शाखा से उत्पन्न हुए हैं। सही कहा। सभी लोग एक बार कमेंट किया करो, ये पूछने पर कमेंट किया करो, सिद्ध और नाथ याद है या नहीं, या फिर पिछला जो पढ़ाता हूं भूल जाते हो आप। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा, देश भाषा। ये क्या हो गई, एक यहाँ पर है, उसके 3 पार्ट है। पहला है, ये फर्स्ट है, क्योंकि हम 3 तरह के देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध भाषा, यानी कि प्राकृत जो अपभ्रंश से पहले की जो भाषा थी उसके साथ मिला हुआ, एक पुरानी परिपाटी को जोड़ा हुआ, एकदम पुरानी रीतियों को ना छोड़ता हुआ एक प्रकार था। एक उसमें 3 आते, वो था अपभ्रंश। अपभ्रंश में 3 प्रकार आते, एक तो सिद्धों वाला जो प्रचलित काव्य भाषा थी, दूसरी साधुकड़ी जो नाथों ने प्रयोग की, फिर शारंगधर और विद्यापति जो की बोली अपभ्रंश, जो बोलचाल की अपभ्रंश थी, उन्होंने क्या किया, बोलचाल की अपभ्रंश को निकाला। तो ये अपभ्रंश के 3 प्रकार हो गए, लेकिन ये आदिकाल में पहला है अपभ्रंश। दूसरा भाग क्या है, प्रकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा, देश भाषा। देश भाषा क्या है, उस समय आदिकाल के समय 1050 से लेकर 1375 संवत के बीच में जो देश के आम नागरिक घर में, आप उस समय की दादी माँ, उस समय के बच्चे, उस समय की माँ, बेटे, बहन, भाई जो बोलते थे उसे देश भाषा कहा जाता है, बोलचाल की भाषा। तो प्राकृत की रूढ़ियों से वो अलग होती है, क्योंकि आज भी आप देखिए, आप घर में आपकी अवधी बोलते होंगे, कुछ लोग भोजपुरी बोलते होंगे, आप फिर जो भी दूसरे राज्यों से उनके अपनी मातृभाषा बोलते होंगे। कोई अपने घर में खड़ी बोली तो नहीं बोलता होगा, क्योंकि खड़ी बोली आपकी बोली तो हो नहीं सकती, मातृभाषा खड़ी बोली उनकी होगी जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग होंगे। आपकी आपकी अलग आपकी एक बोली भाषा होगी जो आपकी मातृभाषा है, मातृबोली है। तो वही उसी को देश भाषा कहा जाता है। उस समय जो घर में बोली जाती है, बाजार में बोली जाती है, तो उस भाषा में लिखने वाला दूसरा पार्ट हो गया। तो दूसरा प्रकार कौन सा है, जो सामान्य जनता की भाषा में लिखा जाता है। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त थी, वो देश भाषा। इसके 2 रूप हो गए, एक तो पिंगल और डिंगल। हमने कहा था पिंगल किससे है, जब ब्रज मिला देते हैं हम,
तो पिंगल हो जाती है, और फिर राजस्थानी मिला देते तो हम क्या हो जाते हैं, डिंगल। आपको याद रखना है, ये परीक्षा में आता है, पिंगल क्या है डिंगल क्या है। आपको जैसे याद करना है वैसे याद कर लो आप इसे, लेकिन आपको याद करना ही है। पिंगल ब्रज, डिंगल राजस्थानी। जब राजस्थानी के साथ मिश्रित हो जाती हो तो डिंगल हो जाती है, ब्रज के साथ मिश्रित हो जाती हो तो पिंगल हो जाती है। ठीक है। और तीसरी, प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त। यहाँ पर क्या था, कुछ मुक्त, बहुत कुछ यानी कि थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, ये जो देश भाषा है थोड़ी मुक्त है, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा मुक्त है, प्राकृत से बहुत ही ज्यादा आगे चली गई। प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त भाषा। विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियां, क्योंकि ये खड़ी बोली में लिखते थे, आदि इसके उदाहरण है। तो आदिकाल में हमें किस प्रकार तीन टाइप की भाषा मिलती है। एक तो हमें मिलती है अपभ्रंश, दूसरी मिलती है देश भाषा, और तीसरी क्या मिलती है, अपभ्रंशी, यानी कि प्राकृत की रूढ़ियों से पूरी रूप से जो मुक्त है, लगभग लगभग मुक्त है। इसे हम अगर कहना चाहे तो एक उदाहरण के लिए समझिए कि इसमें क्या है, प्राकृत की, इसमें समझिए कि प्राकृत में इसमें 90% प्राकृत है। एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, ये कोई आंकड़ा है नहीं, लेकिन इसमें समझिए कि 50% प्राकृत मिक्स है, और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 10% प्राकृत मिक्स है। तो ऐसे तीन पार्ट है, एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जो सबसे ज्यादा मिक्स जिसमें प्राकृत शब्द थे, प्राकृत की रूढ़ियों से जो ज्यादा कनेक्ट कर पाती थी, वो अपभ्रंश थी, और उसमें किन्होंने लिखा, सिद्धों ने लिखा, नाथों ने लिखा, और शारंगधर और विद्यापति की बोली। तो विद्यापति में विद्यापति यहाँ पर भी आते, विद्यापति यहाँ पर भी आते हैं, तो दोनों जगह पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर विद्यापति की पदावली है। तो सबसे पहले क्या है, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध भाषा, अपभ्रंश। उसमें तीन प्रकार आते हैं, प्रचलित काव्य भाषा, साधु कड़ी, शारंगधर विद्यापति की बोली, अपभ्रंश। और दूसरा प्रकार क्या है, जिसमें थोड़ी सी प्राकृत मिली हुई है। सबसे पहले में बहुत ज्यादा मिली हुई, उसके नीचे थोड़ी सी मिली हुई है, और उसे हम देश भाषा कहते हैं। उसमें प्राकृत के शब्द भी मिले हुए, अपभ्रंश के शब्द मिले हुए, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है उसके भी शब्द मिले हुए। तो इनमें क्या है, लोकल लैंग्वेज कैसे, लोकल लैंग्वेज कौन सी है, एक है लोकल लैंग्वेज ब्रज, दूसरी लोकल लैंग्वेज है राजस्थानी। और जो जिसने ब्रज में लिखा वो पिंगल होगी, और जिसमें राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश में लिखा वो डिंगल होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें 50% क्या है, अपभ्रंश है, 50% क्या है, ब्रज है, तो पिंगल हो गई। 50% अपभ्रंश प्राकृत की लेकर 50% राजस्थानी मिक्स करके डिंगल बना दिया। तो ये आंकड़े कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं है, एक उदाहरण के लिए, क्योंकि आप समझ पाओ इसलिए लिखी है। तो एक तीसरी हो गई, उसमें अब अपभ्रंश प्राकृत का जो है संबंध लगभग पूरा मिट चुका था, मुक्त हो गई थी उससे भाषा। तो उसकी विद्यापति की पदावली और खुसरो, क्योंकि आपको पता है खुसरो की पहेलियां और मुकरिया जो है खड़ी बोली में लिखी गई थी, तो उसका आदि अपभ्रंश या फिर प्राकृत भाषा से सीधा कोई संबंध ही नहीं है। तो तीसरी जो थी खुसरो की भाषा थी। तो ये आप समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए। देश भाषा पर भाषा संबंधी पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव को लक्षित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा था, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। तो यहाँ पर चावल का उदाहरण देते हैं शुक्ल जी, और कहते हैं जैसे कि आपको पता है कि जो चावल होता है जितना पुराना हो, 2 साल 3 साल पुराना बासमती चावल, उतना वो खुशबूदार होता है, उसकी सुगंध बहुत महकती, और उसके टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो पुराना चावल, पुरानी शराब, जैसे आप देखेंगे 100 साल 200 साल पुरानी शराब पी जाती है जब सबसे महंगी होती है, वैसे जैसे चावल भी जैसे पुराना हो जाता है तो अच्छा बन जाता है। तो बड़े आदमी, यानी कि जो बड़े आदमी का अर्थ यहाँ पर है अमीर लोग, बड़े शौक की चीज वाले लोग। तो जैसे बड़े पुराना चावल खाते बड़े लोग, पुरानी शराब पीते बड़े लोग, उसी प्रकार जो कवि है वो साहित्य में बड़े होते हैं, विचारों में बड़े होते हैं। तो वो क्या करेंगे, पुरानी भाषा को अपनाएंगे, क्योंकि बोलचाल में बोलेंगे तो उनको लगेगा ये तो हमारे जैसा ही है ना। तो इसलिए संस्कृत तनिष्ठ शब्द, जैसे आप देखेंगे कि बहुत से टीचर्स जो है
एकदम अपने आप को ज्यादा ज्ञानी बताने के लिए, या फिर बहुत से लेखक जो अपने को आपको ज्यादा ज्ञानी बताने के लिए क्या करते हैं, जानबूझकर क्लिष्ट संस्कृत के शब्द प्रयोग करेंगे, क्लिष्ट हिंदी के शब्द प्रयोग करेंगे। तो ऐसे लेखक, ऐसे कवि, ऐसे टीचर आपने देखे होंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अगर सामने वाला स्टूडेंट अगर समझता नहीं है तो क्या फायदा है संस्कृत निष्ठ भाषा प्रयोग करके, क्या फायदा है संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा, शुद्ध मानक हिंदी भाषा। अगर आज की वर्तमान समय की पीढ़ी अगर अंग्रेजी मिक्स जो इंग्लिश शब्द हम प्रयोग करते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश जो भाषा हो चुकी है हमारे देश की, समाज की बोलचाल की, तो क्यों ना हम उसी भाषा में पढ़ाएं। तो इसलिए मैं आपको भी उसी इंग्लिश भाषा में पढ़ाता हूँ, इंग्लिश के शब्द प्रयोग करके, क्योंकि आपकी भाषा वही है। मैं जानता हूँ कि आज के लड़कों की, आज के स्टूडेंट की भाषा क्या है, इंग्लिश भाषा है। वो पूरी हिंदी समझते नहीं है, आज की बोलचाल की हिंदी समझते हैं, आज की बॉलीवुड की हिंदी समझते हैं, इसमें बीच बीच में इंग्लिश के शब्द आते हैं। तो ऐसी भाषा में हम पढ़ाते हैं, हम बड़े आदमी नहीं है ना, इसलिए। तो जो बड़े आदमी थे, बड़े कवि थे, वो क्या करते थे, तो अपने से पूर्व की यहाँ पर कौन सी, प्राकृत, अपभ्रंश की जो पुरानी भाषा थी, जो कि 100 साल पहले बोलचाल में थी, आदिकाल के, जब आदिकाल हम शुरू करते, उससे 100 साल पुरानी भाषा जो है कवि लोगों ने वहां से निकाली और अपने साहित्य में डाल दी पुरानी, जिससे लोग बोले कि वाह क्या भाषा है, क्या ज्ञान है। आज भी देखिए, अगर आज मैं संस्कृत में बोलूं तो लोग कमेंट करेंगे वाह कितने ज्ञानी सर है। तो ये प्रकार के काम जो है उन्होंने किए थे आदिकाल के लोगों ने। तो उन्हीं का भांडा जो शुक्ल जी ने फोड़ दिया यहाँ पर। वो शुक्ल जी किसी को छोड़ते नहीं है। तो ये नेट जून 2019 में आया था। तो उन्होंने कहा जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने के योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। तो ये आज भी ये परंपरा चलती आ रही है, लेकिन इस परंपरा को हमें धीरे धीरे तोड़ना हो जो भाषा। लेकिन ऐसे पुराने बड़े आदमियों में एक आदमी नहीं था, एक आदमी दीवाना था, पागल था। कौन था वो? खुसरो था। खुसरो बोलता है नहीं, हम ऐसे काम नहीं करेंगे, हम जो जनता की भाषा है उसी भाषा में हम बात करेंगे। तो दिल्ली के आसपास खुसरो रहते थे, दिल्ली के आसपास की आपको पता है खड़ी बोली थी वहां की। तो उन्होंने अपना पहली और उमक्रिया जो है खड़ी बोली में ही रचना की। इसी कारण से आज भी खुसरो की जो पहलियां है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूमती है, आपके ग्रुप चैट में दिखती है पहलियां। देखिए ना, सुनिए ना, बचपन में आपने बहुत से लोगों को इससे आपने कितने महान है, कितने इंटेलिजेंस है, ये बताने के आपने खुसरो की पहलियां भी प्रयोग की होगी। तो खुसरो आज भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि उन्होंने बोली भाषा का प्रयोग किया। इसलिए ये जो बाकी है, कोई पृथ्वीराज रासो पढ़ता नहीं है, कोई बिसल रासो पढ़ता नहीं है, लेकिन खुसरो की पहलियां जरूर पढ़ता है, खुसरो की मुखरिया जरूर पढ़ता है। ये सके साजन वाली बातें सभी को पता है ना। खुसरो को सभी प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोली भाषा में बात करते थे। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पर जो है समाप्त करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा है पुराने चावल तक। शुक्ल जी ने पुराना चावल का उदाहरण देकर कहा कि पुरानी भाषा जो है कवि लेखकों के लिखने लायक थी, जैसे बड़े आदमियों के लिए पुराना चावल होता है। ठीक है, आज के जो हमने पढ़ा, अभी हम चौथे प्रकरण, आखिरी प्रकरण पर आ गए। आदिकाल के आखिरा प्रकरण चल रहा है। हमने दूसरा और तीसरा प्रकरण आज कवर कर लिया। दूसरे प्रकरण का थोड़ा भाग कवर कर लिया जो बचा हुआ था, और तीसरा प्रकरण पूरा कर लिया, और चौथे प्रकरण में हमने प्रवेश कर लिया है। और कल सभी लोग इसी टाइम पर आ जाना, 11 बजे लाइव। आज थोड़े कम स्टूडेंट दिखे, इसका कारण क्या था? आप सभी लोग कमेंट और लाइक करके जाना, और कमेंट लाइव क्लास के बाद करना। जो भी लाइव क्लास के स्टूडेंट है वो कमेंट लाइव क्लास के बाद करना। आज की क्लास आपको कैसी लगी सबको कमेंट करना है। कोई किसी बात को, किसी जो है हमारे पढ़ाने में कुछ सुधार होना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फीडबैक जो है आप कम लोग देते हैं, कमेंट तो बहुत से लोग करते हैं, फीडबैक एक दो लोग ही देते हैं कभी कभी। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।
एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन क्लास में थे। एक बार सभी लोग हाय हाय कमेंट कीजिए, मैं देख लूँ सभी के नाम। सब लोग हाय हाय कमेंट कीजिए। निशा जी, सुरभि जी, आस्था जी। ठीक है, सभी लोग, सिंह जी, जो भी हो। अभी कौन कौन है और? ठीक है सभी को। ठीक है, हम क्लास समाप्त करते हैं।